आणि तुळशीदास साडीकरची अंतरी माझी होते भारत स्वाभिमान सगळी पद्धतीने माशी बेगिने सगळ्यांच्या पोटात भूक लागलेली असतात. त्याच्यानंतर तिसरा तालुका असं राजूजी तंजरी अनसरी उज्जैन होईल आणि विनायक काळेजी तंजरी सगळ्यांनी ऑनलाईन काढून आपण तालुका भारत स्वाभिमान ट्रस्ट हॉस्पिटॅलिटी वायगणकर अंधरी योजना कॉर्डिनेटर संदीप जी नशेमाजी म्हणजे ऑनलाईन काढलं महाराज आता सांगतोरी गरज करून घ्यायला तिथून तालुका जे असं तयारी दाखवतो भारत स्वाभिमान ट्रस्टाची सगळ्या पेंडिंगची अनासरना उपस्थित तिथे उपरांत संदेशजी गायवानकर अंधरी माहिती होतं पेडणे तालुक्याचे सुद्धा आमच्या असं तिथे तयार करते प्रदीपजी भारत स्वाभिमान ट्रस्टाचे असतात आणि बबनराव पदवी समितीचे असतात अंधरी योजने बबनराव मुकेश अंतर्गत उपस्थित प्रदीपजी असतात. तर कुंडा तालुका संदीपजी नाईक भारत स्वाभिमान ट्रस्टाचे आणि एकनाथ पास्ते प्रतिनिधी समिती सगळ्यांनी मोठ्या चालू मार्गावर आयटीआय सगळ्या आयोजन भाडेकरांनी आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले असतात. पांडव तालुका भारत स्वाभिमान ट्रस्ट उपयशी असा पद्धतीने होते आणि पतंजली समितीकडे राजू केंकरे असं त्यांच्यानी होते. एकदम मुद्दावर कोण वेळेला असलेल्या आजोबा ठिकाणी पण आम्ही सर्व उद्योगांमध्ये शिक्षक आणि संपूर्ण कामगार असून तीन महिने सुट्टी काढलेली असतात. सुट्टी काढलेली असतात ऑफिसांपासून नियोजनाने काम करून बोलत आहे. त्याच्यावर पेटे तालुका बसवराजजी भारत स्वाभिमान ट्रस्टाचे आमच्यावर उपस्थित असतात त्यांच्या नियोजन आणि सुहास देवकरजी पतंजली समिती चालते तालुक्याचे शरण पतंजली समिती त्यांच्याकडे येते. लास्ट तालुक्याचे आणि पुंडलिकजी भारत पतंजली समिती त्यांच्याकडे येते. मुरगाव तालुका दीपक सुरकरजी सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद राजीवजी. मुझे सिर्फ एक जानकारी आपको देनी है कि इतने सारे सवाल आपने पूछे, आगे भी सवाल आप पूछते रहे. इसके लिए मेरा ईमेल एड्रेस लिख लीजिए. कभी भी आपके मन में कोई सवाल आए तो बिना पूछे ना रहे, क्योंकि आपको तैयार होना है भविष्य के लिए. और मेरा ये मानना है कि जितने ज्यादा प्रश्न आप पूछेंगे उतना ही आपकी तैयारी है. मेरा ईमेल एड्रेस है RAJIV राजीव RAJIV V फॉर विक्ट्री RAJIV DIXIT दीक्षित DIXIT. उसके आगे ABA A फॉर आजादी B फॉर बचाओ A फॉर आंदोलन ABA राजीव दीक्षित ABA. ये कंटिन्यूटी में है, कहीं कॉमा फुल स्टॉप नहीं है. राजीव दीक्षित ABA @rediffmail.com REDIFFMAIL mail@rediffmail.com. राजीव दीक्षित ABA आबा @rediffmail.com. ये मेरा ईमेल एड्रेस है. पोस्टल एड्रेस आप सभी जानते हैं, राजीव दीक्षित पतंजलि योगपीठ हरिद्वार. ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन होगा तो आपका मैसेज मिलेगा, मैं वापस आपको फोन कर लूंगा. और सुबह 8 बजे के बाद और शाम को 9 बजे के पहले ऐसे ही फोन करेंगे. सुबह 8 के पहले आप कभी भी फोन करेंगे, मैं सेशन में रहता हूँ, या तो स्वामी जी के साथ, या तो प्राणायाम, या तो कुछ योग का.
तो बात होना थोड़ा मुश्किल है। शाम को 9 बजे कोशिश करता हूँ सो जाऊं, 9 साढ़े 9 तक, कई बार नहीं सो पाता। तो 8 सुबह, उसके बाद रात 9 के पहले वो कभी भी फोन कर सकते हैं। और ईमेल तो ज्यादा सस्ता है आजकल फोन से, तो मेल के द्वारा तो आप संपर्क कर ही सकते हैं। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि कभी कोई ऐसी बात आपको पता चले जो मुझे जानना बहुत जरूरी हो, तो आप तुरंत मुझे कहिएगा। कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रमाण, कोई प्रूफ अपने भारत स्वाभिमान के काम आने लायक आपको कहीं मिले, किसी व्यक्ति से आपकी पहचान हो जाए और वो ये कहे कि मेरे पास ऐसे कुछ प्रूफ्स हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज हैं, तो तुरंत मुझे संपर्क करिएगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सबके लिए। और आप मुझे भी कुछ चीजें सिखा सकते हैं जो मैं नहीं जानता हूं, उस दृष्टि से भी आप मुझे शेयर करिएगा। सब चीजें मुझे मालूम है ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं मालूम है, तो आप मुझे सिखा सकते हैं, मैं आपको सिखा सकता हूँ। ये हम दोनों एक दूसरे को सीखने सिखाने का अभियान चलाएंगे, ये मेरी आपसे विनम्र अपील है। और एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि परम पूजनीय स्वामी जी की हार्दिक इच्छा है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि वो सच में इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। मैंने उनको अकेले में बहुत पीड़ा की स्थिति में देखा है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा उनके साथ रहता हूँ। जब हरिद्वार में होता हूँ तो उनके दिल में बहुत पीड़ा है, और इतनी ज्यादा पीड़ा है कि उस पीड़ा का वो कई बार लोगों के सामने वर्णन नहीं करते, और उनके मन में ये रहता है कि पता नहीं मेरी उस पीड़ा की अनुभूति को सब लोग समझ पाए नहीं समझ पाए, तो वो काफी चीजें अपने तक सीमित रखते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि उनके मन में बहुत पीड़ा है, और मेरे मन में एक कन्विक्शन है, ये दोनों को मैं मिलाना चाहता हूँ। मेरा कन्विक्शन ये है कि अगर ये व्यवस्था बदलने का काम परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा, ये पक्का है। एक तरह से मैं अगर आपसे ये कहूं, ही इज द लास्ट होप ऑफ दिस कंट्री, वो आखिरी इस देश की उम्मीद है। उसके बाद कोई उम्मीद अगले 50 साल तक नहीं है इस देश में। क्यों? क्योंकि इतना विश्वास लोगों का अर्जित कोई कर पाएगा अगले 50 वर्षों में, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता ऐसा कोई व्यक्ति इस देश में। कभी कभी तो मुझे लगता है 100 साल तक भी शायद नहीं कर पाए कोई। आजादी के पिछले 63 वर्षों में परम पूजनीय स्वामी जी को जितना लोगों ने प्रेम और विश्वास दिया है, उतना प्रेम और विश्वास सिर्फ एक व्यक्ति को मिला था, जयप्रकाश नारायण को, 1974 में। और उन्होंने पूरी ईमानदारी से सिस्टम बदलने की कोशिश की थी, लेकिन शरीर ने उनका साथ नहीं दिया था। जब जनता पार्टी बनी और संसद में उनके पास 377 सीटें आ गई, तो व्यवस्था परिवर्तन का काम शुरू होने ही वाला था। उसी समय उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई, और किडनी फेल होने से वो डायलिसिस पे चले गए, और डायलिसिस पे जाने के बाद फिर धीरे धीरे वो सामाजिक जीवन से बाहर निकल गए, और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद वो सब बिखर गया, जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अभी जो दूसरे व्यक्ति इस देश में आए हैं वो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी हैं, जिनको पूरे देश में इतना प्यार, इतना सम्मान और इतना विश्वास दिया। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो आखिरी उम्मीद है इस देश की, और ये आखिरी उम्मीद हम सबके सहयोग पर टिकी है। वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे आपके सहयोग से करेंगे। तो आप इस बात की गहराई को ध्यान में रखकर कि वो आखिरी उम्मीद है इस देश की, इसके बाद कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी संगठन से, कोई भी व्यक्ति से उम्मीद नहीं है। अगर ये काम अभी नहीं हुआ तो अगले 100 साल भी नहीं होगा। इसलिए हम सब पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, अपनी पूरी क्षमता से इस काम में जुड़े, ये मेरी व्यक्तिगत आपसे अपील है। और ये मेरा कन्विक्शन है कि वही करेंगे इस काम को, स्वामी जी ही करेंगे इस काम को। कारण उसका मैं बहुत गहराई से ये इस देश में देख रहा हूं कि सन्यासी ही समाज को बदलते हैं, व्यवस्था को बदलते हैं। इस देश में हमेशा से ये परंपरा रही है।
वो चाहे महर्षि दयानंद के समय में हो, समर्थ गुरु रामदास के समय में हो, स्वामी रामतीर्थ के समय में हो, या और थोड़ा पीछे चले तो वशिष्ठ और विश्वामित्र के समय में हो श्री राम के रूप में, या संदीपनी के रूप में श्री कृष्ण का सहयोग रहा। सन्यासियों ने ही बदला है व्यवस्थाओं को, राज्यों को, नीतियों को, नियमों को। और सौभाग्य से हमें एक सन्यासी मिला है, ईश्वर ने भेजा है उसको, शायद मिला नहीं है, ईश्वर ने भेजा है। और शायद ईश्वर भी चाहता है कि देश की व्यवस्थाएं बदले। तो हम सब पूरी ईमानदारी और पूरी क्षमता से काम करें, हमारी क्षमता में कमी ना आने दें काम करने में। अगर हमारी 10 पैसे की क्षमता है तो पूरा 10 पैसे का काम करें, 1 रुपए की है तो पूरा 100 पैसे का काम करें, उसमें कमी ना आए। आप चाहें तो अपनी क्षमता को बढ़ाते जाएं, जितनी क्षमता है उससे कम पे काम ना करें। आप जो काम में आप लगे हैं उसको पूरी ताकत से करें, हर तरफ से इस अभियान में शक्ति आएगी। आप कक्षाएं लगा रहे हैं, पूरी ईमानदारी से लगाएं, पूरी क्षमता से लगाएं। उसमें लोग जो आएंगे वो अंत में भारत स्वाभिमान का ही मदद करेंगे। आप स्कूल चला रहे हैं, कोई गुरुकुल चला रहे हैं, विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं, पूरी मेहनत ईमानदारी से करें। आप खेती के काम में लगे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूरी ईमानदारी से लगे। जो क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, युवाओं के संगठन में है, वकीलों के संगठन में, हर जगह अपनी पूरी क्षमता और पूरी ताकत से लगे, तो शायद ये काम 4-5 साल में हो जाएगा। ये काम बहुत खराब है, बीहड़ है, नीरस है, बोरिंग है, लेकिन ये अवश्यम भावी है, ये करना ही पड़ेगा। थोड़े दिन के बाद शायद हम ज्यादा खुल जाएंगे और अपनी चॉइस के साथ अलग अलग काम के साथ जुड़ जाएंगे। पहले एक बार पूरी ताकत लगा के ऐसे समझ लीजिए, भारत एक नाव है। आप गोवावासी है ना, मेरा उदाहरण जल्दी समझे। भारत एक नाव है और ये नाव रेत में खड़ी है, समझ में आया? समुद्र के रेत पर नाव खड़ी है, इसको धक्का देके पानी में उतारना है, बस इतना आप कर दीजिए, बाकी तो वो सब काम अपने आप होता जाएगा। नाव चलती जाएगी और पटवार जो है चलाने वाला वो उसको उस दिशा में ले जाएगा। आप सबकी ताकत चाहिए इस भारत की रेत में फंसी हुई नाव को धक्का देकर पानी में उतारना है, ये काम है हमारा। उम्मीद है कि उदाहरण आपको समझ में आया होगा। प्रतीक रूप में मैंने ये कहा क्योंकि हम सब समुद्र के किनारे रहते हैं और रेत में फंसी हुई नाव की क्या दुर्दशा होती है वो आपको अच्छे से मालूम है। तो देश की नाव रेत में फंसी है, धक्का देके पानी में उतार देना, तो पूरी ताकत लगेगी, तब वो नाव पानी में जाएगी। हम सब अपने व्यक्तिगत स्तर पर और समूह स्तर पर ये कोशिश करें, ये मेरी आपसे विनम्र और हार्दिक अपील है। उम्मीद है कि आप इसको समझ पाएंगे और हमेशा याद रखें इस बात को कि परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी अगर ये काम नहीं कर पाए तो कोई नहीं है जो कर पाए इस काम, कोई नहीं है। हमने बहुत संगठन देखे हैं, बहुत व्यक्ति देखे हैं, मेरी उम्र बहुत कम है, अनुभव बहुत ज्यादा है। इतने ईमानदार, इतने गहराई से चीजों को समझने वाले, इतनी संवेदनशीलता के साथ महसूस करने वाले लोग इस देश में उंगलियों पर भी गिनने लायक नहीं है। और मैं आपसे विनम्र बात और कहना चाहता हूं, जो बहुत गहरी बात मैंने महसूस की है। परम पूजनीय स्वामी जी रणनीतियों के माध्यम से काम नहीं करते और ज्यादातर संगठन रणनीति बनाकर काम करते हैं, स्ट्रेटेजी से काम करते हैं। हमारे यहाँ स्ट्रेटेजी नहीं है, यहाँ सब कुछ खुला हुआ है। वो तो इतने भोले व्यक्ति हैं कि गहरी से गहरी योजना भी टेलीविजन पे खुल के कह देते हैं कि ये करना है, माने हमारे यहाँ स्ट्रेटेजी नहीं है। दूसरे संगठनों में स्ट्रेटेजी होती है, हम स्ट्रेटेजी से काम नहीं करते। तो आप इस संगठन में काम करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हैं, हम कन्विक्शन वाले लोग हैं। कन्विक्शन और स्ट्रेटेजी में अंतर होता है। स्ट्रेटेजी समय के हिसाब से बदलती रहती है, कन्विक्शन समय के हिसाब से पक्का होता जाता है। हम कन्विक्शन वाले लोग, हमारे मन में ये बैठ गया है कि यही करना है,
अब स्ट्रेटेजी का कोई महत्व नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए काम का महत्व ज्यादा है स्ट्रेटेजी से। तो आपसे विनम्रतापूर्वक ये बात मैं कहना चाहता हूं, और ये मैंने इसलिए कही कि मैं आपको अपना ही अंग मानता हूं। जब मैंने आपसे कहा कि मैं 10,000 प्रभारियों को, पदाधिकारियों को वैसा ही देखना चाहता हूं जैसा मैं हूं, तो मेरे मन में है वो मैं आपसे नहीं कहूंगा तो वो बात नहीं बनेगी। मेरे मन में ये दो बातें बहुत गहरी हैं कि भारत स्वाभिमान हमारा कन्विक्शन है, स्ट्रेटेजी नहीं है। और परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी इस देश की आखिरी होप है, इसके बाद कोई नहीं है इस देश में। तो इसलिए हमारे पास ये एक लास्ट चांस है इस देश को फिर से नया बनाने का और इस अंग्रेजियत गुलामी अपने से बाहर लाने। इतना मुझे आपसे कहना है। और चलते चलते एक निवेदन है कि आप सब अपने जीवन में कुछ ऐसे आदर्शों का पालन करें जिसका सब लोग आपको धन्यवाद करें। जैसे हम स्वदेशी में मानते हैं तो स्वदेशी हमारे जीवन में आना ही चाहिए। हमारे जीवन में घरेलू वस्तुओं को शुरू करके और अंतिम वस्तु तक कोशिश होनी चाहिए कि हम स्वदेशी ही उपयोग करें। साबुन है, मंजन है, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, जो भी कुछ साधारण वस्तुएं वो सब स्वदेशी होनी चाहिए। तो आपके घरों से धीरे धीरे विदेशी वस्तुओं को निकालिए। जिन वस्तुओं को आप बदल नहीं सकते उसके बारे में हमारा दुराग्रह नहीं है। जैसे आपने कार खरीद ली और वो पैसा विदेशी कंपनी को चला गया, तो उसके बारे में याद करके परेशान होने की जरूरत नहीं। वो पैसा गया तो गया। भविष्य में कोई नई कार खरीदे तो वो स्वदेशी ही खरीदे। आपको मालूम है स्वामी जी ने ये आदर्श अपने से शुरू किया। वो महिंद्रा की गाड़ी में ही बैठते हैं और अभी मैंने देखा कि उनके पास बहुत सारे लोग आए अच्छी से अच्छी बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेके, लेकिन चूंकि वो विदेशी थी तो स्वामी जी ने कहा नहीं बैठूंगा, भले मेरी सुरक्षा का खतरा हो लेकिन बैठूंगा स्वदेशी गाड़ी में ही। तो अभी उनके लिए एक नई गाड़ी तैयार हुई है और वो टाटा 407 की चेसिस पे बनाई है, क्योंकि उनका स्वदेशी का आग्रह है। तो जब हमारे गुरु का आग्रह इतना है तो हमारा आग्रह भी उतना रहना चाहिए। और वहां से हम शुरू करें। कपड़े कितने हमारे स्वदेशी हो सकते हैं? सबसे अच्छा है खादी पहने, और गोवा में खादी बहुत मिलती है। नहीं मिलेगी तो हम आपको उपलब्ध कराएंगे, खादी की कोई कमी नहीं है पूरे देश में। आप शुरू करें खादी कपड़ों से। खादी नहीं खरीद सकते तो कॉटन के कपड़े जरूर खरीदें, सूती कपड़े जरूर पहने। ये सिंथेटिक कपड़े अपनी जिंदगी से खत्म करें। कैरेमिन, टेरिकॉट, शिफॉन, जॉर्जेट, ये सब विदेश से इंपोर्ट हुए धागे से बनते हैं और ये सारे कपड़े जो है ना पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट से बनते हैं। वो हमें काम के भी नहीं है और देश की मुद्रा भी खराब होती है। तो हमारा कोई भी योग शिक्षक गांव में जाता है तो उसकी पहचान हो, मेरे को खादी पहना है माने ये भारत स्वाभिमान का होना चाहिए, कॉटन पहना है तो भारत स्वाभिमान का होना चाहिए। तो घर में सामान्य वस्तुएं स्वदेशी हों, उसके लिए लिस्ट हमने बनाई है। जीवन दर्शन पुस्तक में पीछे पेज नंबर 115 पर वो लिस्ट है, उसको ध्यान से पढ़ लें और उसी के अनुसार घर में वस्तुओं का उपयोग करें। गाड़ी अगर पहले से विदेशी खरीद ली तो कोई बात नहीं, नई खरीदे तो स्वदेशी हो। ऐसे ही हर चीज में, टेलीविजन पहले खरीद लिया कोई बात नहीं, वो तो पैसा गया। नया टीवी खरीदे तो स्वदेशी ही हो। रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं लेकिन खरीदना हो तो स्वदेशी हो। वॉशिंग मशीन काम की नहीं है लेकिन खरीदनी हो तो स्वदेशी हो। तो आपके घर में कोई भी आदमी घुसे तो उसको ये पता चले कि मैं भारत स्वाभिमान के किसी योग शिक्षक के घर में घुसा हूं, और वो आपके इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों से ही उसको पता चलेगा। आपके बाथरूम में, आपके टॉयलेट में, आपके बेडरूम में, आपकी किचन में, हर जगह स्वदेशी वस्तुओं का ही भरमार हो। कोशिश हमारी ये हो। मजबूरी में कुछ हो जाए तो बात है। और ऐसे ही जब आप बीमार पड़े तो कोशिश करें कि आपकी बीमारी योग प्राणायाम से ठीक हो। नहीं हो पा रही है तो आयुर्वेद का उपयोग करें। कम से कम कोशिश करें एलोपैथी दवा खाने की, नहीं तो हमारी एलोपैथी खाने वाली दवाएं दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगी।
कि देखो हमको योग प्राणायाम सिखाता और खुद जो है ना सेरिडोन खाता है या डिस्प्रिन खाता है या एनाल्जिन खाता है। हाँ, वो बहुत मुश्किल है, जवाब नहीं दे पाएंगे आपको। तो आप कोशिश करें योग प्राणायाम से ठीक हो, नहीं तो आयुर्वेद तो है ही हमारे पास, जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप इस मामले में भी कभी भी मेरी सलाह ले सकते हैं। मैंने आयुर्वेद का थोड़ा अभ्यास किया है, बहुत ज्यादा तो नहीं किया। कुछ टिप्स अगर मैं बता दूं तो शायद आपका कुछ काम उसमें हो जाए। और बहुत मजबूरी हो तो होम्योपैथी की दवाओं में चले जाएं, क्योंकि वो आयुर्वेद के काफी नजदीक है। कम से कम एलोपैथी से सस्ती है, कीमत में क्वालिटी में अच्छी है और देश के बाहर से नहीं आती। अब होम्योपैथी की सब दवाएं भारत में ही बनती हैं, विदेशों से इंपोर्ट नहीं होती। तो जीवन के हर क्षेत्र में कोशिश करें। जूते खरीदने हैं, अपने किसी स्थानीय मोची कारीगर से खरीदिए ताकि उसको रोजगार मिले। पानी रखना है तो मिट्टी के घड़े में रखिए ताकि किसी कुम्हार को काम मिले। आपके घर में छोटी मोटी चीजें कारीगरों की, नजदीक लोगों की खरीदें और यही रहेंगे आपके लिए। मैं आपको बता दूं, जब भारत स्वाभिमान आखिरी स्टेज में पहुंचेगा ना और आमने सामने की मारामारी होने वाली है, तो हमारी सेना में 2 ही सैनिक हैं जो मारामारी करेंगे। एक तो हमारे किसान और दूसरे कारीगर जो हाथ से चीजें बनाते हैं, ये लड़ेंगे हमारे लिए। आप सब लोग तो उनकी मदद करेंगे, लड़ने वाले तो ये हैं, क्योंकि इनमें ताकत है गोली खाने की और गोली किसी को खिलाने की। अंग्रेजों को भी इन्होंने ही भगाया था, किसानों ने और कारीगरों ने मिलकर। तो काले अंग्रेजों को भी यही भगाएंगे देश से। तो यही हमारी ताकत बनी हुई है। तो इनका सम्मान हमें ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में करना है। किसानों का सम्मान करें, कारीगरों का सम्मान करें, जो हाथ से कुछ भी कलाकारी का काम, और इन दोनों को मिला दें तो पूरे देश में इनकी संख्या पता है 100 कोटि है। किसान और कारीगर दोनों मिला दें 100 कोटि। और इतनी बड़ी फोर्स ये किसी के कंट्रोल में नहीं है इस समय। ये भारत स्वाभिमान के ही साथ आने वाला है, क्योंकि हम अकेले संगठन हैं जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं और स्वदेशी में यही लोग हैं जो सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाले हैं। तो अपने जीवन में आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। आज के बाद जितना बदल सकें अपने को बदलें, स्वदेशी करें। मन से, तन से, वचन से हर स्तर पर हमें स्वदेशीपन दिखाई दे। कोई उंगली ना उठा सके हमारे ऊपर, कोई उदाहरण ना दे सके हमारा गलत अर्थ में। ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आमच्याकडे सिंधुदुर्गच्या केंद्रीय महिला सहप्रदाय पश्चिम महाराष्ट्र रसिकाजी करंगेकर हांगासर उपस्थित आसात। रसिकाताई तांकां विनंती करता की तांच्यांनी नाही आवाज होईल आणि त्यांच्या बरोबर त्यांचे सहप्रधान जीवनाचे सहप्रधानी असतात आणि त्याचबरोबर प्रदेशाध्यक्ष म्हणून कार्य करत सिंधुदुर्गात श्री विद्याधरजी कांबळेकर। विद्यार्थ्यांनी जे आसा तेचे शिक्षण गोंयांत जाल्लें आसा आनी मूळ जे ते सिंधुदुर्ग गोंयांत हांगासर मोठ्या एकान दोगूय जाण काम करतात सिंधुदुर्गात। रमेश आमचे जे पर्यावरण मंत्री आसात गोवा भारताचे त्यांच्या खातीर, तर तेंच्यावर एक पेटिशन करायला तेचे सगळ्या गोंयकारांचे स्वरूप आहे। ते पेटिशन कितें आसा तर वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी सध्या चालू आसा तेचे कितें ना कितें तरी केंद्राकडसून आवड म्हणजे कंट्रोल करता। त्याचबरोबर मेरी म्हणून ती संघटना देखरेख समिती तेंच्यांनी स्थापन केल्ली आसा, तांकां कांय सूचना तेंच्यांनी केल्ल्यो आसा की अशा पद्दतीन तुम्ही सर्वे करात म्हणून। तर त्याच्याबद्दल एक निवेदन आसा, तर तुमच्या सगळ्यांक विनंती आसा की वयच्या पयलीं प्रत्येकान इंडिव्हिज्युअल येवन मातशें हांगा सायन करचे, आपलें नांव आनी सही जी आसा ती दिवची। ते प्रेझेंट हांगासर आमचे केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जे आसा तेंचे कडेन पावोवपाचें आसा। सगळ्यांक धन्यवाद। धन्यवाद कमलेशजी। तो थोड़ा सगळ्यांकून त्या संदर्भात कमलेशजी सगळ्यांनी बहुत कार्यक्रम हांगासर जसे कार्यक्रम आमच्याकडे सोडलेला थोडा समितीकडे। तर हांव म्हाका आमच्या आदरणीय आमच्या आदरणीय अतिथी श्री
दीक्षितजी म्हणलं की काही आमच्या यातून सगळ्यांनी तुमच्या आणि आमच्या सगळ्यांच्या सहकार्य हा कार्यक्रम आज आम्ही नोव्हेंबरपासून व्यापार केला व्यवस्थितरित्या सुसूत्रितपणे एकूणच तुम्ही आम्ही सगळ्याच्या कार्यावळी 2 मिनिटं तुम्ही आम्हाला थोडे विशेष काय केलेलं असतात ते जाणून ते मनावर स्टेजवरून पुस्तक स्वीकारते नागेंद्र करून एकनाथ पावसे म्हणजे पटनाई अध्यक्ष संदीप भाई स्वाभिमान अध्यक्ष अजित पात्र विशाल पावले दिलीप नाईक हेमंत फडे संतोष कंदोरकर विशेष आभार मंडळाचा आणि नेत्यांनी सगळ्यांचं सहभाग झालेला कोणाकडे आपण प्रत्येक शाळेवरून सगळ्यांचा आधार लागला होता त्यांच्या नाव घेतलेलं होतं पण होत असताना आमची तुमच्याकडे सगळ्यांनी आमच्याकडे सगळ्या आम्ही आजच्या अंतर्गत पाहून आणि आम्ही देशाची रंगवाई करतात तर हा माहिती करता धनराज अनवरकर अभय खानवेकर निशांत बकले रामाराव गजानन गोडे आणि तो विष्णू या धर्मगीताने ही आमची प्रेमाची भेट आमच्या आजच्या अतिक्रम करायची सरकार जोरात खाऊन विनंती करताना असे विशेष रंगगीताने आभार व्यासपीठात बसले आमचे अखिल भारतीय भारत स्वाभिमानाचे सरचिटणीस माननीय राजनीती गोयचे पतंजली आणि भारत स्वाभिमानाचे पुणे प्रभारी शिवराजी कालेकर आणि म्हणजे समोर सगळे विषय कार्यकर्ते बंधू आणि भगिनी आभार प्रदर्शन करतात म्हणजे झोपलेला ते करत असताना हाऊन न उलयता काय सगळ्या पद्धतीने आभार प्रदर्शन करूया हांव 1 2 3 म्हणटलो 3 म्हटले उपरांत सगळ्यांनी एक मोठा आवाज काडप आणि राजीवची गाडी दोतोराक देव बरें करूं असे 3 शब्द म्हणपाचे 3 इतका आवाज झाला ना 3 शब्द वेगवेगळे आसा देव बरें करूं परत एकदा 2 फावटी म्हणपाक जाय 1 2 3 आसतले कॅटरर आसतले तांकां आमचे म्हणटा हो धन्यवाद धन्यवाद प्लीज धन्यवाद अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपस शांति औषधीय शांति वनस्पति शांति ईश्वरीय शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति 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 ओम शांति 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 ओम एक सूचना आज सांची 5:30 वाजता पहिल्या बस स्टँडचे ग्रामीण सभागृहावर गावामध्ये पण येथून परत सगळ्यांनी जोरात उपस्थित राहून तशीच और आपकी और मेरी लोगों की समझ बहुत ज्यादा है। ये जो संवाद सत्र है ये पिछले कार्यक्रम का कंटिन्यूएशन है, इसका आगे का एक्सटेंशन है। 2 दिन पहले शायद हम 2 दिन पहले स्पॉन्टा में हम लोगों ने किया था
कोई भी बात को समझने के लिए डायलॉग हो सके। भारत की जो सबसे पुरानी परंपरा है ना, वो डायलॉग करने की है, संवाद करने की है। हमारे भारत में जितने महान ऋषि हुए, जिन्होंने कुछ बड़े काम किए, वो सबने लोगों के साथ डायलॉग किया है, संवाद किया है। संवाद से चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट होती हैं। हमारे मन में प्रश्न होता है, प्रश्न के बाद प्रश्न होता है, प्रश्न होता है, तो बार बार हम प्रश्न करते हैं, उत्तर मिलता है, तो प्रश्न करते हैं। उसी शैली में हमें आज का सत्र चला। 2 दिन पहले के सत्र में आप में से जिनको प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिला, वो शुरुआत करें। जो पूछ नहीं पाए थे प्रश्न, समय पर होने के कारण पूरा आपसे शुरू करो। बहन को शुरू करो। हाँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, उच्च विज्ञान शोध, जंगलवाद आणि भूकवाद याच्यामध्ये गौण आहे आणि भारत स्वाभिमान अध्यात्माच्या आधारावर चालणारी आहे। त्या दोघांची सामर्थ्य उच्च विज्ञान या आधुनिक विज्ञान का विरोधी नहीं है। भारत स्वाभिमान का जो नीति है, जो स्टैंड है, वो ये है कि उच्च विज्ञान जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी या स्पेस का टेक्नोलॉजी या वॉरफेयर का टेक्नोलॉजी, ये सभी उच्च विज्ञान है। इसमें हमारी जरूरत और आवश्यकता के अनुसार हमें इसमें से लेना है। हमारी जरूरत क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार हमें काम करना है। अंदर बंद नहीं होना है, उच्च तकनीकी और बंद करना। अनुभव क्या होती है, हम कई बार ये मानना शुरू कर देते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान उच्च तंत्र ज्ञान से ही होगा या आधुनिक तंत्र ज्ञान से ही होगा। आधुनिक तंत्र ज्ञान ने दुनिया में जितनी समस्याएं खड़ी की हैं, वो किसी का भी समाधान नहीं कर पाया। आपको मालूम है, अमेरिका की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, यूरोप की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। वातावरण पर्यावरण लगातार गलत हो रहा है और उनका जिंदा रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पर्यावरण का, वातावरण का सामान्य तापमान अगर 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ गया तो यूरोप के बहुत सारे देश डूब जाने वाले समुद्र के पानी। कारण क्या है, जो बर्फ है उत्तरी ध्रुव पर वो पिघलने के बाद पानी बढ़ेगा समुद्र में और डेनमार्क जैसे देश के डूब जाने का खतरा है, बिल्कुल समुद्र के किनारे। इस आधुनिक तंत्र ज्ञान से पैदा हुई एक समस्या है, पहले एक समस्या नहीं। इसी तरह से पर्यावरण का जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण ने दुनिया के कई देशों को तकलीफ में डाल रखा है। यह आधुनिक तंत्र ज्ञान से पैदा हुई समस्या है। तो आधुनिक तंत्र ज्ञान कई समस्याओं को पैदा कर चुका है। इस आधुनिक तंत्र ज्ञान के पास सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। हमें आधुनिक तंत्र ज्ञान का उतना ही हिस्सा लेना है जो हमारे काम का है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी है। जो काम का नहीं है उसे तो बिल्कुल छोड़ देना है। एक उदाहरण से कहूं, हमारे देश में जो खेती होती है, इसमें आधुनिक तंत्र ज्ञान बहुत आते हैं। खेती हाइब्रिड सीड्स आते हैं, हाइब्रिड सीड्स आए, इसके बाद पेस्टिसाइड आया, इंसेक्टिसाइड आया, यूरिया डीएपी आया, फर्टिलाइजर आया। और इस आधुनिक तंत्र ज्ञान के चक्कर में हमने हमारी खेती को बर्बाद कर दिया और खेती ही बर्बाद नहीं हुई, शेतकरी भी बर्बाद हो। हमारी खेती का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया आधुनिक तंत्र ज्ञान के चक्कर में। हमने ट्रैक्टर ले आया, हमने ट्रैक्टर के साथ यूरिया डीएपी और डीजल आदि इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमारी खेती का खर्च बढ़ गया और खेती का जो उत्पन्न है उसका भाव नहीं बाजार में, तो सारे क्षेत्र में आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। ये आधुनिक तंत्र ज्ञान का दुष्परिणाम है।
और एक उदाहरण दूंगा, हमारे भारत में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था भोपाल में 1984 में। यूनियन कार्बाइड नाम की अमेरिकन कंपनी के कारखाने में जहरीली गैस निकली, मिसाइल उसको साइंटिस्ट, उसमें 17,000 लोग मर गए। ये आधुनिक तंत्रज्ञान का ही दुष्परिणाम था। सारी दुनिया में आधुनिक तंत्रज्ञान ने अपनी तरह से कई समस्याओं को जन्म दिया है। हमारी मुश्किल क्या है, हम हर समस्या का समाधान आधुनिक तंत्रज्ञान में ढूंढते हैं, वो संभव नहीं है। आधुनिक तंत्रज्ञान में कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है, सभी का नहीं हो सकता। उदाहरण से मैं और स्पष्ट करूं, आधुनिक तंत्रज्ञान से गरीबी नहीं मिट सकती, किसी देश में नहीं मिटी। अमेरिका में भी गरीबी नहीं मिटी आधुनिक तंत्रज्ञान आने के बाद। आपको मालूम है अमेरिका की पॉपुलेशन 27 करोड़ है, उसमें 60 मिलियन भयंकर गरीबी। अगर अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम ना हो तो 7 करोड़ लोगों को भूखे मर जाना पड़ेगा। यूरोप में कुल पॉपुलेशन करीब 24-25 करोड़ है और वहां करीब 6-6.5 करोड़ लोग भयंकर गरीबी। लेकिन अमेरिका में स्थिति ज्यादा हो रहा है। तो आधुनिक तंत्रज्ञान से गरीबी नहीं मिटा सकते, बेरोजगारी भी लोग नहीं कर सकते। अब गरीबी बेरोजगारी दोनों तो कम होती है, पर्यावरण को भी नहीं कर सकते आधुनिक तंत्रज्ञान से। हमारे भारत में एक दो समस्याओं का मैं जिक्र करूं आपसे तो आप हैरान हो जाएंगे। भारत में आधुनिक तंत्रज्ञान आने के बाद भी हमारे गांव में रहने वाले जो परिवार हैं, करीब 21 करोड़ परिवार, इनमें से 14 करोड़ परिवारों को संविदास की व्यवस्था है। आधुनिक तंत्रज्ञान के बाद 14 करोड़ परिवारों की आयु और तारीख को स्नान करने के लिए स्नान घर की व्यवस्था है। आधुनिक तंत्रज्ञान आने के बाद आधे से ज्यादा गाँव में इलेक्ट्रिक करंट में 3 लाख गाँव में आधुनिक तंत्रज्ञान आने के बाद आधुनिक तंत्रज्ञान आपको कुछ प्रोडक्ट दे सकता है, व्यवस्था नहीं दे सकता। मैं इसको और स्पष्ट करूं, आधुनिक तंत्रज्ञान से बीज उत्पन्न हो सकता है, लेकिन बीज का वितरण आधुनिक तंत्रज्ञान नहीं कर पाएगा। आधुनिक तंत्रज्ञान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ कंप्यूटर, कुछ हार्डवेयर जरूर दे सकता है, लेकिन उससे बेरोजगारी हल नहीं होगी, गरीबी कम नहीं होगी। तो आधुनिक तंत्रज्ञान में फंसना नहीं है, बहुत ज्यादा इसकी अंधभक्ति नहीं करनी। जो काम का है उतना लेना है, बाकी जो काम का नहीं है उसको छोड़ो। मैंने उससे एक उदाहरण दिया था, रेफ्रिजरेटर आधुनिक तंत्रज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे घर में। लेकिन हम थोड़ा शांति से विचार करने लगे तो पता चलता है इसकी हमें जरूरत ही नहीं। मैंने कारण बताया आपको, भारत में सुबह और शाम का समय फ्रेश वेजिटेबल अवेलेबल है, उपलब्ध है। जहां फ्रेश सब्जियां मिलती हैं, शाकभाजी मिलती है, वहां रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं। और जिस देश के चिकित्सा विज्ञान में कहा गया कि ठंडा पानी पीना ही नहीं, आयुर्वेद सबसे ज्यादा जोर देकर कहता है ठंडा पानी पीना ही नहीं है, तो रेफ्रिजरेटर की बिल्कुल जरूरत। वेजिटेबल फ्रेश हमारे पास में, ठंडा पानी पीना है, अब क्या करें इसमें रेफ्रिजरेटर। लेकिन हमने अंधभक्ति में ये कर दिया, आधुनिक कर दिया। इसी तरह से माइक्रोवेव ओवन हमने अपने घर में लाया। अब माइक्रोवेव ओवन किसी चीज को जब गर्म करता है तो उसके गर्म करने की पद्धति बिल्कुल अलग है। आप किसी वस्तु को अपने रसोई गैस पर गर्म करते हैं, उसकी पद्धति बिल्कुल अलग है। आपको मालूम है क्या अंतर है? माइक्रोवेव ओवन ऊपर से हर चीज को गर्म करता है, ऊपर से, और रसोई गैस का सिस्टम हर चीज को नीचे से गर्म करता है ना। दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट हैं।
अब विज्ञान की बात अगर आप करेंगे तो विज्ञान कहता है कि जो वस्तुएं नीचे से गर्म होती हैं वही चीजें होती है। ऊपर से गर्म वस्तुओं को अच्छा नहीं माना जाता, साइंस खुद कहता है। क्यों? नीचे से गर्म होती है कोई वस्तु तो उसका एक एक अणु, उसका एक एक पार्टिकल गर्म होता है। तो जब एक एक अणु एक पार्टिकल गर्म हो रहा है नीचे से, तो फिर पानी को भी ओवर करने को लाना। ये तो यूरोप है और अमेरिका में प्रॉब्लम है, क्योंकि ठंड बहुत होती है हर समय, ज्यादा ठंड के लिए हमको ये सब करना होता है। तो आधुनिक तंत्र ज्ञान का अंतर्वृत्ति नहीं करना। और एक महत्व की बात करेंगे कि तंत्र ज्ञान जो है हमारी सुविधा के लिए है, ना कि हम तंत्र ज्ञान के लिए। हमें कहीं कोई सुविधा मिलती है छोटी मोटी, वहां तक तो तंत्र ज्ञान ठीक है, लेकिन हम तंत्र ज्ञान के लिए जिंदगी नहीं बिता सकते। जिंदगी तो दूसरे काम के लिए बिताई जाती है, तंत्र ज्ञान को इसमें मदद। तो हमें ये देखना है कि यूरोप से आया हुआ जो तंत्र ज्ञान है वो हमारे किस किस जीवन के हिस्से को बेहतर बना सकता है। जो बेहतर बना सकता है उतना लेना है, जो बेहतर नहीं बना सकता उसको छोड़ देना। आपको मैं एक उदाहरण से कहूं, आपके घर में सारे दुनिया का कचरा लाके इकट्ठा नहीं करते हो। घर में वही चीज लाते हैं जो काम की होती है, फालतू चीजों को घर में नहीं इकट्ठा किया जाता। वैसे ही फालतू तंत्र ज्ञान को देश में इकट्ठा नहीं किया जाता। जैसे घर चलता है वैसे देश चलता है। जो चीजें काम की है घर में उनको आप लाते हैं, और घर में काम की चीजों की प्रायोरिटी कैसे फिक्स करेंगे आप? प्रायोरिटी फिक्स होती है रसोई घर से, स्वयं पाक से। रसोई घर हमारे पूरे कि हमारे काम की कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे काम आने लगे, और अपने काम की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम सेलेक्ट करें, बाकी को रिजेक्ट करें। ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, और भारत स्वाभिमान का यही दृष्टिकोण। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कोई टेक्नोलॉजी जो अमेरिका से यूरोप से आती है हमारे लोगों का अगर सम्मान बढ़ाती है तब तो वो ठीक है, हमारे लोगों की रोजी रोटी बढ़ाती है तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर कोई टेक्नोलॉजी हमारे लोगों का सम्मान नहीं बढ़ाती और हमारे लोगों को रोजी रोटी नहीं दे पाती तो वो अपने किसी काम की। हर व्यक्ति भारत में जो जीता रहेगा, शायद दूसरे देशों में भी यही होगा, लेकिन भारत के बारे में तो पक्का नहीं कह सकता। यहाँ किसी भी व्यक्ति को आप एक प्रश्न पूछो कि वो जीता क्यों हो, किसी को भी पूछो। सड़क में भीख मांगने वाला भिखारी हो या टाटा बिरला गाड़ियां, किस चीज से भी आपके सवाल पूछो, आपके जिंदा रहने का उद्देश्य क्या, क्यों जिंदा? तो पहला उत्तर हो देगा, अगर आप ठीक से पूछ पाएंगे तो कहेगा मेरा सम्मान बढ़े इससे ये और दूसरा उत्तर मुझे बताओ देता रहेगा तो कहेगा मेरा पेट भरे, मेरी रोजी रोटी चले, माने पेट भरे, जीवन चले और सम्मान बढ़े, इसी के लिए सब चलता है। आप बहुत गहराई से इसको समझिए। 20 साल में मुझे ये समझ में आया, भारत का हर कारीगर जो हाथ से काम करता है, जूता बनाने वाला कारीगर जो सड़क पर बैठ के जूते सिलता है, वहां से शुरू करके प्रधानमंत्री तक किसी को भी पूछो तो ये दो ही उत्तर है, मेरा सम्मान बढ़े, हर दिन हर पल हर महीने हर साल सम्मान बढ़ता ही जाए और मेरी रोजी रोटी ठीक से चलती जाए, इसके लिए सब चिंता है। तो टेक्नोलॉजी का हमारे लिए उपयोग क्या है? टेक्नोलॉजी अगर हमारे लोगों का सम्मान बढ़ाती है और उनकी रोजी रोटी लाती है तब तो उसका स्वागत है, और अगर वो टेक्नोलॉजी लोगों का अपमान कराती है,
उनको डिग्रेड करती है और उसकी रोजी खत्म करती है, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ अब वो स्पष्ट करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पिछले 4-5 सालों में हुआ है हमारे देश में। अगर हम ध्यान देंगे तो कुछ कॉल सेंटर्स खुले, ये हुआ, कुछ कॉल सेंटर्स खुले हैं इस देश में। उन कॉल सेंटर्स में काम क्या हो रहा है? देखो क्या काम है? तो काम ये हो रहा है, अमेरिका का कुछ काम जो वहां हो नहीं पाता उसे हम कर रहे हैं, ये हो रहा है। यूरोप के देशों का कुछ काम जो वहां नहीं हो पाता उसे हम कर रहे हैं। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो लोग इस काम को अच्छा नहीं मानते, इसलिए अमेरिकन लोग कॉल सेंटर में काम नहीं करते। उनको लगता है कि हमारे सम्मान के खिलाफ, तो वो काम भारत आ रहा है और कॉल सेंटर के माध्यम से किया है। माने हम अमेरिकन डिमांड को पूरा कर रहे हैं, अपनी डिमांड को नहीं कर रहे हैं, अमेरिकन डिमांड को पूरा कर रहे हैं। और अमेरिका मजे में खुश है, क्योंकि वो काम जो अमेरिका में होता उसमें अरबों डॉलर खर्च होते, यहाँ वो काम 50 गुना सस्ता हो जाता है, क्योंकि उनका $1 हमारे 50 रुपए के बराबर। तो जो काम वहां डॉलर में होता है वो रुपए में होता है। तो हम वास्तव में कर क्या रहे हैं? अमेरिका के काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी कॉल सेंटर इसके लिए चल रहे हैं। कॉल सेंटर के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दूसरे कुछ केंद्र बने हैं, जो BPOs बने हैं, बिजनेस प्रोसेस हाउसेस, वो क्या कर रहे हैं? वो भी नहीं कर रहे। अच्छा, ये काम कब तक है? जब तक अमेरिका को लगता है कि ये काम भारत में कराना सस्ता है, तब तक ये काम यहाँ है। जिस दिन अमेरिका को लगेगा कि जो महंगा पड़ने लगा, वो सब काम यहाँ से वापस करेगा। वो क्यों करेंगे यहाँ से? जब उनको महंगा पड़ने लगेगा वो यहाँ से शिफ्ट करेंगे। अब वो महंगा कब पड़ेगा उनको? भारत सरकार की योजना है कि $1 1 रुपया होना ही चाहिए, और जिस दिन $1 1 रुपया हो गया, सारा वीडियोज बंद, सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम बंद, क्योंकि वो महंगा पड़ेगा। मतलब सीधा सा है, हमारे देश की करेंसी की अगर कीमत बढ़े और हमारा सम्मान बढ़े तो अमेरिका वो काम कभी नहीं कराएगा हमसे। तो हमें ये देखना है कि जो काम से हमारा सम्मान नहीं बढ़ता वो करना है क्या? प्रश्न तो सम्मान का होता है। दुनिया के सब देश और सभी नागरिक सम्मान के लिए जीते हैं, सम्मान के लिए ही मरते हैं। जितने बड़े युद्ध दुनिया में हुए हैं वो सब सम्मान के बनाए रखने के लिए हुए। तो हमें ये सोचनी पड़ेगी ये सब प्रश्न, और इसमें से समाधान निकालना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है, आधुनिक तंत्र ज्ञान के पास ऐसा कोई जागरूकता चिराग नहीं है जो वो किसी भारत की समस्या का समाधान करता है। हमने तो ये देखा कि आधुनिक तंत्र ज्ञान में जहां हम फंस गए वहां हमने नुकसान नहीं किया। फिर उदाहरण दिया, हमने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर या आधुनिक तंत्र ज्ञान से लिया, करोड़ों मीट्रिक टन हम ये खेत में डाल रहे हैं, मिट्टी खराब हो रही है, शरीर को कैंसर हो रहा है। हमने अब आधुनिक तंत्र ज्ञान से बहुत कुछ निकल करके अपने जीवन में करना शुरू किया है, उसका फायदा और नुकसान कर रहा है। आधुनिक तंत्र ज्ञान सुविधा देता है, समस्याओं का समाधान नहीं देगा। सुविधा होना एक बात है, समस्याओं का समाधान कर देगा दूसरी बात। रेफ्रिजरेटर हमें सुविधा दे सकता है, समस्या हमें नहीं दे सकता। एयर कंडीशनर कोई सुविधा दे सकता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। वॉशिंग मशीन हमें कोई सुविधा दे सकती है,
हमारी किसी सीरियस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो तंत्र ज्ञान के प्रति अंधभक्ति नहीं करती है। आंखें खोलनी है, कान खोलने हैं, खूब उसको समझ लेना है, फिर हमारे काम का है तो स्वीकार करेंगे, नहीं तो छोड़ने में देरी नहीं करनी, मोह नहीं करना। भारत में कहा गया भोग सबसे ज्यादा खतरनाक है और हम आधुनिक तंत्र ज्ञान के भोग में फंसे हैं। मोह नहीं करना, मोह में से सब गलत। तो इस दृष्टि से हमें सोचें। अब हमें मान लीजिए युद्ध लड़ने के लिए, दुश्मन से देश की रक्षा करने के लिए आधुनिक तंत्र ज्ञान चाहिए, तो ठीक है, तो ले लेते हैं, बाजार में मिलता है, खरीद ले। तो आधुनिक तंत्र ज्ञान से देश की सीमाओं की रक्षा करनी है वो करेंगे, देश की रक्षा करनी है वो करेंगे, लेकिन सब चीजें आधुनिक तंत्र ज्ञान से ही होंगी, वो संभव है। और उदाहरण को आधुनिक तंत्र ज्ञान ये कहता है कि रोटी बनाने में टाइम को कैसे चलता है, पाव रोटी मिलती है ना, बनी हुई हो गया। आधुनिक तंत्र ज्ञान ये कहता है शायद दही क्यों बना रहे, बाजार में डब्बा बंद आता है सॉस, उससे रोटी खाओ और रोटी खाओ। आधुनिक तंत्र ज्ञान ये कहता है कि घर में कोई चीज क्यों बनाओ, बाजार में मिलती है, खरीद लो। बिस्किट मिलता है, पाव रोटी मिलती है, डबल रोटी मिलती है और आसान भी मिलता है, सब कुछ मिलता है ना बाजार में, तो सब ले आओ। हम लाते हैं या लाना चाहिए? नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप सब कुछ बाजार से बना हुआ ले आएंगे, हमारे स्वयं घर का तो सम्मान भी खत्म हो जाएगा। और स्वयं घर का सम्मान खत्म हुआ तो स्वयं घर को चलाने वालों का भी सम्मान खत्म हो जाएगा, और स्वयं घर को चलाने वालों का अगर सम्मान खत्म हुआ तो परिवार का सम्मान खत्म हो जाएगा, क्योंकि परिवार का केंद्र स्वयं है। ऐसे होता है ना। रोटी तो सभी होटल में मिल सकती है ना, गोवा में फिर हम रोटी क्यों बनाते हैं? पाव भाजी सब जगह मिल जाती है, फिर घर में खाते हैं। सम्मान हमारी आई है, हमारी ताली है, उसका सम्मान रहे, इसलिए स्वयं पाकर चलता है ना। तो हम सम्मान नहीं छोड़ सकते, टेक्नोलॉजी कुछ किया है। अब अमेरिका और यूरोप में यही नहीं है, वो हमारे यहाँ है। यूरोप और अमेरिका में सब चीजें बाजार से खरीद के लाते हैं और खोल के खाते हैं, यही है ना। स्वयं पाक घर नहीं चलता, तो स्वयं पाक घर नहीं चलता तो परिवार नहीं चलता। परिवार को जुड़ा होता है किसी केंद्र से, और केंद्र तो स्वयं पाक घर है, वहां नहीं है किसी घर में स्वयं पाक घर, तो ऐसा ऐसे चलती है। तो टेक्नोलॉजी ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी की अंधभक्ति है, तंत्र ज्ञान ठीक है, हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए होता है। दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो सब हमारे काम का नहीं होता। जो काम का है वो ठीक है हमारा, जो नहीं है वो छोड़ दे। ये हर जगह चॉइस करनी है, हमारे काम का है नहीं है, नहीं हर जगह यही सोचो ये काम का है, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो मोह नहीं करना। समझना आगे ले जाना चाहता। आपने कहा था कि पूज्य श्री स्वामी जी ने आपको आपके ऊपर जिम्मा सौंपा है कि आप जैसे 100 लोग अपने करें चाहते हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग अगर 1% से 10% भी आपकी तरह हमारा ज्ञान बढ़ाए तो भी हमारा जीवन का मैं भाग्य समझूंगा, लेकिन हमारा नजरिया उसके लिए कैसा होना चाहिए, हम लोगों को हमारी काम कैसे करनी चाहिए, या अगर कृपया बताएंगे तो हमारे लिए जैसा बना
लेकिन मेरी एक कोशिश ये है कि आप मेरे से भी आगे जाए। हाँ, रुक गए तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरे से आगे आना चाहिए। परंतु स्वामी जी बार बार ये कहते हैं ना कि मैं जितना हूं उससे आगे मेरे से विशिष्ट होने चाहिए, सभी की भावना ऐसी ही होनी चाहिए। तो आप मेरे से भी आगे जाए तो क्या करें उसके लिए? दो ही छोटी छोटी बातें करें। सबसे पहले अभ्यास करना शुरू करें। अभ्यास के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अभ्यास करना ही पड़ेगा। बिना अभ्यास के कोई शॉर्टकट दुनिया में नहीं। तो सभी भारत स्वाभिमान के योग शिक्षकों को अभ्यास की आदत डालनी चाहिए। हर दिन एक समय निश्चित करिए कि आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, जितनी जिसकी कैपेसिटी है हम अभ्यास करें। सब अभ्यास से भी अच्छा शब्द है स्वाध्याय करें। स्वाध्याय समझते? हाँ, तो हम स्वाध्याय करें हर दिन। आप तय करो अपना टाइम टेबल फिक्स करें। अब तो स्वाध्याय काम करना हो सकता है, न्यूज पेपर से स्वाध्याय हो सकता है, मैगजीन से भी स्वाध्याय हो सकता है, पुस्तकों से भी स्वाध्याय सबसे अच्छा होता है। पुस्तकों से किसी से संवाद करने में भी स्वाध्याय होता है, क्योंकि आप दोस्त से वो सब कुछ लें जो आपको नहीं मालूम है, तो कोई स्वाध्याय नहीं करेगा। तो परस्पर संवाद, पुस्तकों का अभ्यास, न्यूज पेपर का अभ्यास, मैगजीन का अभ्यास, ये सब तरीके हैं स्वाध्याय करने। आपके गांव में कोई विशेषज्ञ रहते हैं, उनके साथ संवाद वो कर तरीका है स्वाध्याय करने। स्वाध्याय करना हर दिन, जैसे आप 2 घंटे रोज प्राणायाम करते हैं या करवाते, दोनों ही है ना, उसी में आधा घंटे रोज स्वाध्याय करके 1 घंटे करें। ये जो रोज करें, ये जो रोज करें। और दूसरा काम ये करना है कि जो कुछ आपने स्वाध्याय किया उसका दूसरों से शेयरिंग करना, नहीं तो खत्म हो जाए। बहुत बार हम ऐसा महसूस करते हैं ना, कोई बात मन में आती है, अगर हमने किसी से शेयर नहीं किया वो उसी समय मर जाए, फिर दोबारा वो बात आती ही नहीं, वो नहीं होना। स्वाध्याय करें तो शेयरिंग जरूर करना, आपस में संवाद करें। अब शेयरिंग करने के लिए कई तरीके हैं। आप हर हफ्ते में एक दिन फिक्स कर सकते हैं, समूह रूप में बैठने का, 15 दिन में, 1 महीने में, वो आप तय कर लीजिए। और अगर आपको 15 दिन 20 दिन ज्यादा लगता है तो परिवार के लोगों से शेयर करना शुरू कर दीजिए। आपके जो सबसे नजदीक है उनसे शेयर करिए। नॉलेज के बारे में एक बात सबसे गहरी है कि जितना शेयर करेंगे उतनी ये पक्की होती है। इसमें खर्चा नहीं होता है, बढ़ोतरी होती है। पैसे को खर्च करें तो कम होता है, लेकिन नॉलेज को खर्च करें तो बढ़ता है। तो शेयरिंग करना शुरू करिए, पहले स्वाध्याय करिए, फिर आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें। जो जहां नजदीक में रहते हैं वहीं करिए, परिवार के लोगों के साथ करिए, ताकि वो पक्का होता है। और तीसरा, गोवा में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें मिलेगी आपको ढूंढने के लिए जिनका अभ्यास आपको होना ही चाहिए। गोवा का इतिहास तो सबको पता होना ही चाहिए, गोवा की ज्योग्राफी तो सबको पता होनी ही चाहिए, गोवा की इकोनॉमिक्स क्या है वो सबको मालूम होनी ही चाहिए। कल मैंने न्यूज पेपर पढ़ा था, मुझे अच्छा लगता है कि आप में से कोई भी मुझे ये कहता, लेकिन मुझे आप में से किसी ने नहीं कहा। मैं खुद पढ़ा, क्या पढ़ रहा था? गोवा सरकार का बजट 6,500 करोड़ का है और गोवा सरकार का कर्जा 60,000 करोड़। क्या मुझे पढ़ेकर मेरा मन किया कि सिर्फ हाँ कि मैं गोवा में हूँ,